चलिए क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में जो बच्चे देंगे वो ध्यान देंगे। आज के जो क्लास रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री क्लास रहेगा हिस्ट्री, है ना। देखिए इसके पहले हम कुछ आज बताएंगे कि क्या क्या हो गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएंगे कि क्या क्या हम पढ़ा दिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में जो हम पढ़ाते हैं उसके बारे में आज बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री चालू भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज में है कि कोई कहता है 2 हुआ है इतिहास में, कोई कहता है 3 हुआ है, कोई कहता है 1 हुआ है। तो उसका आज पूरा डिसाइड कर देंगे कि कितना कितना हुआ है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले देखो हमको पढ़ना है इतिहास, तो उसके पहले हम कुछ बताते हैं। देखिए हम कुछ बताने के लिए चाहते हैं, सबसे पहले पहले हम कुछ बता लेते हैं। देखिए क्या क्या हुआ है, समझ लेंगे क्या क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक में आपका क्या क्या हुआ है वो समझने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। देखिए हम क्या क्या पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ाते हैं वो मेरा रहता है एसएसटी, और फिर हम साइंस पढ़ाते हैं, एससी साइंस। हम ये 2 को मात्र पढ़ाते हैं, एक एसएसटी और एक साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि एसएसटी में 4 बुक होता है। कितने बुक होता है? 4 को होता है ना जी। तो एसएसटी में 4 बुक होता है क्या? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिर क्या? इकोनॉमिक्स। 4 को होता है। और साइंस में होता है 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। ये देखिए तो कितने बुक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हम सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर बात किया जाए बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में कितना लेसन हो चुका है? एनसीईआरटी की बात की, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक है हम चलाते हैं। इसमें करीबन कितना हो चुका है पता है? इसमें जय प्रक्रम पढ़ा दिया गया है, परिवहन भी हो गया है, श्वसन भी हो गया है, और जनन भी हो गया है, जनन वाला चैप्टर, है ना। तो मतलब इसमें कितना हुआ है? श्वसन, परिवहन, जय प्रक्रम, कितना हो गया? 3, और जनन 4 हुआ है। तो इसमें आपका 4 लेसन कंप्लीट होना चाहिए, 4 लेसन। ये 4 लेसन आपका हो चुका है। इसमें कितना है? तो केमिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हो चुका है, अम्ल क्षार लवण भी आपको पढ़ा दिया गया है, अधातु और अधातु इसमें 3 आपको पढ़ा दिया गया है, 3 लेसन। ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो, ठीक है, 3 लेसन इसमें पढ़ा दिया गया है। इसमें 3 लेसन हो चुका है। और बाकी फिर क्या है? फिजिक्स, इसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो चुका है, मानव नेत्र वाला आपका हो चुका है, और फिर क्या? विद्युत धारा भी हो चुका है। तो कितना? 3 लेसन आपका हो चुका है। इसमें आपका 3 लेसन पढ़ा दिया गया है। इसका पूरी वीडियो भी बना दिया गया है जिसका हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना। और उसके बाद क्या? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा दिए 3 लेसन तक, जबकि इकोनॉमिक्स में कितना लेसन है पता है? 7 की। ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है, इतिहास को पढ़ाए हैं, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाए नहीं है ऑनलाइन में, एक भी नहीं हुआ ऑनलाइन में। अच्छा आज उसका, अच्छा 2-3 लेसन तक पढ़ा दिया जाएगा, उसमें देखेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ दिन में हो ही जाएगा। अच्छा इसमें कौन हुआ है, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ा दिया गया है करीबन 3, है ना। चलो ऑनलाइन में आपको दिया जाएगा, इसमें इसमें कमी है ऑनलाइन के बात कीजिए तो। और बाकी इसमें ऑफलाइन में आपको है ना पढ़ा दिया गया है। कहाँ तक? 3 लेसन तक। बात की पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स का भी शायद नहीं हुआ होगा, शायद 2 लेसन तक हुआ होगा पॉलिटिक्स में,
दो तक इसमें पढ़ा दिया गया है, 2 लेसन तक। और बाकी ऑफलाइन में तो बहुत मनी हो गया होगा इसमें, है ना। पॉलिटिक्स में ऑफलाइन में बहुत सारा हो गया है, बहुत पढ़ाया है इसमें। फिर भी कहाँ तक, 5 लेसन तो जरूर हुआ होगा। 4 5 हो गया, 5 लेसन तक पढ़ाया गया होगा इसमें। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको कितना दिया गया है? इसमें आपको 3 लेसन दिया। आज जो पढ़ाएंगे उसके मिला के 4 लेसन आपको हो जाएगा ऑनलाइन में। कितना लेसन? हम 4 लेसन पढ़ा देंगे। आज के जो रहेगा क्लास हिस्ट्री का, तो उसमें आपको कंप्लीट 4 लेसन होगा, क्योंकि हिस्ट्री में 7 लेसन है टोटल मिला के। 8 है कि 7 है, एक बार देख लीजिएगा। 8 चाहे 7 लेसन होगा उसमें, एनसीईआरटी के है। 8 है तो अच्छा बात है, देख लीजिएगा एक बार उसमें। फिर क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी हो चुका है आपको बहुत सारा पॉइंट को लेकर के लेसन में, लेकिन ऑनलाइन वाला में शायद नहीं हुआ है। क्या क्या हुआ ऑनलाइन वाला पता है? ऑब्जेक्टिव करवाए थे 1 लेसन वाला। चलो, खनिज वाला हो चुका है। अच्छा, खनिज किया है, ये वाला खनिज वाला पढ़ाया गया है। इसमें भी करीबन 2 लेसन 3 लेसन हो चुका है। 2 से 3 लेसन आपको धीरे धीरे सारा होगा, ठीक है। समझने का प्रयास करना है कि क्या क्या हो चुका है सब्जेक्ट में। इतना जानकारियां होना चाहिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बाकी फिर जहाँ घटा हुआ है वहाँ देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि हम पढ़ाते क्या क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट देखिए ये वाला है, 1 2 3 4 5 6। इस 7th बुक जो है सो हम पढ़ाते हैं, पता होना चाहिए इतना को, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं। 7 बुक पढ़ाते हैं, 7 तक नहीं पढ़ाते हैं। 7 तक पढ़ा दे तो फिर यहाँ पर हम यहाँ पे कहाँ लेने आए हैं? उसके कभी पढ़ा के भी दागे कर दिए हैं। चलो आइए पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में लेसन नंबर पता है 4 है, 3 सॉरी 4 में तो भारत में राष्ट्रवाद है ना। लेसन नंबर कितना है? 3 है। सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, है ना। सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास 10th के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फोकस करेंगे आप लोग भी कैमरामैन जैसा, तभी कैमरा भी बढ़िया आएगा, है ना। आज जो हम पढ़ाएंगे इतिहास में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या पढ़ाना है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। आइए हम लोग चलते हैं हिंद चीन। देखिए सीधा जो हम पढ़ाएंगे आपको एनसीईआरटी का बुक रहेगा, एनसीईआरटी से है, तो उसको सुनने का प्रयास करेंगे। कॉपी कलम है तो उसको नोट भी करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए पहला क्या कह रहा है, कहता है हो ची मिन्ह के संबंध में लिखे। आता है ये वाला क्वेश्चन, पूछा भी है ये वाला क्वेश्चन। हो ची मिन्ह के संबंध में लिखे, तो इसमें कहता है कि हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। साम्यवाद क्या होता है पता है? देखिए एक होता है साम्यवाद, ये सब आता है एग्जाम में, और एक होता है समाजवाद। समाजवाद। फिर होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारा होता है, जबकि आपको बताया गया होगा, ऐसा उसमें बात नहीं है। तो साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है? ये आप रेक पूछता है बिहार बोर्ड में, समाजवाद से आप क्या समझते हैं या तो किसे कहते हैं। याद रखेंगे बात को लेकर के, ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में।
तो इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्री रिलेशन है, थ्री को क्वेश्चन है, सॉरी, ये आपको होमवर्क में कर देते हैं। इसको बना करके क्या फर्स्ट वाला कैस के बोलो ना, फर्स्ट का नहीं पता है, क्यों नहीं पता है फर्स्ट का? यहाँ पे खुद कह रहा है कि वो चीन जो था मीना से प्रभावित, प्रभावित में पता है कुछ था, प्रसिद्ध होता है इसका मतलब, प्रभावित मतलब ग्रसित था। अच्छा, तो किस चीज से था ग्रसित? तो साम्यवाद से। तो भाई कोई भी इंसान ग्रसित है तो साम्यवाद से, तो साम्यवाद मतलब किससे ग्रसित है वो? यहाँ भी तो वही तो समझना है, ग्रसित है वो तो किससे ग्रसित है? साम्यवाद, समाजवाद नहीं है। साम्यवाद के मतलब क्या समझ सकते हैं? ग्रसित है वो। हो ची मिन्ह क्या है पता है? एक देश है, उसके अंतर्गत में बहुत सारा देश आता है, जैसे एशिया है तो एशिया के अंतर्गत में बहुत सारा देश आता है, तो उसे हो ची मिन्ह, तो उसके अंतर्गत जैसे वियतनाम, कम्बोडिया, लाहौस आता है। आपको पता है ना कि ही चीन जो है, ही चीन ये वाला भी आता है, बताया गया है। हिंद चीन के अंतर्गत ऐसे मुख्य तीन देश आता है ना? हिंद चीन के अंतर्गत मुख्य कितने देश आता है? तीन देश। देखिए कौन कौन आता है। कंबोडिया आता है, कंबोडिया, लाहौस, और फिर क्या, वियतनाम, यही न है। फिर कौन है? ये तीन देश आता है इसके अंतर्गत में। किसके अंतर्गत में? जो कि, हाँ, तो ये पता है साम्यवाद मतलब कहीं न कहीं ने वो ग्रसित है, किसे लड़ा झगड़ा से ग्रसित है, एक ऐसा देश है चीन। देखिए हर कोई कहीं न कहीं ग्रसित है, और ग्रसित होने का मेन मतलब लड़ाई, लड़ाई कैसे? तो गरीबी के कारण होता है, कहीं न कहीं कुछ खामियां होगा, कहीं न कहीं तब तो कोई कमी होगा। इसीलिए कहता है उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। देखिए यहाँ से याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ, तो क्या बोलेंगे इसमें? उसने मतलब ही चीन की बात कर रहा है। तो ही चीन मतलब उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। पहले आप इतना जानिए कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब किया गया, तो 1925 में। ये वाला क्वेश्चन में आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? इसको याद रखेंगे यहां से लेकर के। क्या कहता है? फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की थी। सही बात है। और 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गटो, यहाँ गटो नहीं होगा शायद, गुटो होगा यहाँ पे। सही बात है। और यहाँ पे राष्ट्रवादी सही तो लगा लिखल है यहाँ पर है जी। और यहाँ गुटो होगा। गुट मतलब समझ में आ रहा है? सामूहिक में 9वीं में पढ़ाया गया था ये वाला बात को। तो देखो आ भी गया है, देखो ना सारा बात लिखा हुआ है। गुटो को एकत्रित कर वियतनाम कांग सांगदेंग, देखिए किसी का एक नाम है ये वाला, याद रखना है। वियतनाम कांग सांगदेंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। याद रखेंगे। यहाँ से ई भी आता है, पता है कैसे आ सकता है? यहाँ लिखा है एक बात कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की वियतनामी, यहाँ से ऐसे आपको आएगा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया, तो इसका जवाब क्या होगा पता है इसके तहत? अब किसने किया था तो क्या होगा इसका आंसर? 1930 में हुआ, ये बात सही है। कब हुआ? देखिए इसका एक देखिए नाम है, ये वाला देखिए। हाँ,
अभी वर्तमान में इतना को जानेंगे कब किया गया, 1930 ईस्वी में। ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की, कब लिखा हुआ है, क्रूरता। क्रूरता के मतलब क्या होता है? क्रूरता के कारण ही हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र किया। तीव्र मतलब तेज किया। तो भाई तेज किया तो क्या, फिर से इसको पढ़ो, क्या है इसका मतलब, क्या होता है पता है? देखो समझो इसको, मतलब क्या होता है, क्या है लिखा हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी फ्रांसीसी सरकार की, कुछ ही कह रहा है, क्रूरता के कारण। फ्रांस मतलब फ्रांस की सरकार की क्रूरता के कारण, मतलब क्या, क्रूरता का मतलब क्या हो सकता है? क्रूरता के कारण ही तो हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तेजी किया। तो वहां की सरकार ने आखिर अगर को पूछ दे कि हो ची मिन्ह को राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू तो हुआ था, बट किसके कारण से और कौन सरकार की, मतलब के कारण से? तो फ्रांस के सरकार की वजह से। तो कारण क्या था? तो कारण क्या है? क्रूरता। तो मतलब जानना जरूरी है कि नहीं है? क्रूरता का मतलब है यही वाला बात यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण, मतलब उसके कार्यक्रम, कार्यक्रम याद रखें, कार्यक्रम के कारण, कार्यक्रम। शायद जो वो कहने, जो उसको लग रहा होगा कि बोला हम काम करेंगे, जो कहना, जो वो करना चाहता होगा, इसी की वजह से वो क्या चलाया, हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन। कहाँ की सरकार की बात कर रहा है? फ्रांस की सरकार की बात कर रहा है। फ्रांसीसी मतलब वही फ्रांस की सरकार की बात कर रहा है। तो ये आपका इतना को याद रखेंगे, निबंध में क्या क्या लिखना है, संबंध में, सॉरी संबंध में, ये आप करा हो ची के संबंध वाला में। देखिए इसमें मेन बात ये वाला आपको रखना है कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ? तो 1925 में हुआ। और इसमें एक और बात आया था कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1930 में। वो वाला 25 में और ये वाला 30 में। अब यहाँ पर बात ये भी रखना है कि ही ची में राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलावल गया था? तो फ्रांस सरकार के द्वारा चलावल गया था। इतना को आपको याद रखना पड़ेगा। तो भाई क्यों? तो क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ कुछ कमी नजर आया होगा, तब तो चलावल गया था। ठीक है, उसके आगे आइए, ये देखिए क्या इसमें कह रहा है। कहता हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? मार्ग में क्या रास्ता होता है? कहता है हो ची मिन्ह हनोई से चलकर लाओस कम्बोडिया सीमा के क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। देखिए क्या कहता है, सवाल क्या है, हो ची मिन्ह का मार्ग क्या है? तो भाई मार्ग मतलब रास्ता, तो रास्ता कहाँ से निकला और कहाँ इसका एंड किया है? तो याद रखेंगे कि हनोई से निकला है। कहाँ से निकला है? जे हनोई से निकला है, से कैसा गया? हनोई से चलकर लाओस, लाओस होते, लाओस से कहाँ? कंबोडिया, लाहौस से कंबोडिया, और फिर कंबोडिया से जो गुजरा से फिर कहाँ गया, कहाँ आया? तो दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी, दक्षिणी वियतनाम। क्या दक्षिणी वियत? इतना अगर जब भी एग्जाम में आ जाए, आता भी है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, तो एक ही बात को रखना है कि ये जो मार्ग है, इसे कहाँ से चला था? हनोई से चला। फिर हनोई से चलकर कहाँ गया? डायरेक्ट दक्षिणी नहीं भाग गया, हनोई से लाओस, लाओस से कंबोडिया, कंबोडिया से दक्षिणी वियतनाम तक। किस मार्ग को मतलब कि इतना से जाना जाता है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ के जो मार्ग है, इसको जानते हैं किस नाम से? हो ची मिन्ह से। किससे? हो ची मिन्ह से। कहाँ से कहाँ तक? तो हनोई से लेकर के दक्षिणी वियतनाम तक जो मार्ग है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हो ची मिन्ह, मिन्ह मार्ग है, मिन्ह वही लिखा हुआ है। कहता है इसमें कुछ लिखा हुआ है, सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकालकर पूरे वियतनाम से जुड़ी है। इसमें सड़कें जो है
अब यहाँ से तो यहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ गए, हनोई से लेकर के वियतनाम गए। अब यहाँ जो रास्ता है से कैसा है, सैकड़ों रास्ता कच्चा या पक्का सब आपको मिलेगा। कच्ची और पक्की, अच्छा भी मिलेगा, खराब भी मिलेगा, पकिया भी रहेगा, कच्चिया भी रहेगा। कहाँ से कहाँ, हनोई से लेकर के दक्षिणी वियतनाम, इतना के बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम से जानते किसे हैं, हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसके आगे भी है, इसमें दिया हुआ कताया वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफी मजबूत भी था और अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था। बमबारी मतलब क्या, बहुत बार क्या न, ये जो देख रहे हैं आप रास्ता हनोई से लेकर के, इस रास्ता पर अमेरिका ने बहुत हमला किया, बम बारूद से बहुत ज्यादा हमला किया था, है ना। इतना हमला किया कहना नहीं है। कहता है कि परंतु वियतकांग एवं उनके समर्थित लोग, मतलब जो साथ में था, जो उसको सपोर्ट में था, वो लोग की बात कर रहा है, तुरंत उसकी मरम्मत कर लेने थे। चूंकि होची मिना मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी, अतः अमेरिका इस प्रकार नियंत्रण करना चाहता था। किसके ऊपर, कौन, अमेरिका। नियंत्रण मतलब क्या होता है, अधिकार या उसको बचाव भी एक तरीका से होता है। नियंत्रण मतलब हाँ वही अधिकार करना, सॉरी क्या मतलब ये क्या करना चाह रहा था, कब्जा, अधिकार, ताकि नहीं हो चिमना पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए वाला बात कौन बोल रहा था, अमेरिका। कहता इसी कर्म में उसने लाहौस और कंबोडिया पर आक्रमण भी किया। कौन किया, अमेरिका। यही के वजह से कहाँ आक्रमण किया, लाहौस और कंबोडिया पर क्या किया, आक्रमण मतलब अधिकार जमाने का वो काम किया, कौन, अमेरिका। कहता है किंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। किसको, अमेरिका को। क्योंकि तीन तरफा में, तीन देखो यहां लिखा हुआ तीन तरफा संघर्ष में, वो अमेरिका ऐसे भी विकसित देश माना जाता है अमेरिका को, बट यहां लिखा हुआ है कि तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे को वापस होना पड़ा। तीन तरफा मतलब समझ रहा है, हाँ हाँ देखो, एगो आपका हो गया लाहौस, कंबोडिया, अबियत, ये तीनों से वो लड़ रहा था अधिकार करने के लिए, कि हमको अधिकार तीनों जगह होनी। लेकिन आप बताइए एक बार में आप क्या क्या कर सकते हैं। हर देश, हर इंसान अपना जीवन में एक बार में शुद्ध रूप से एक ही काम कर सकता है। अब अगर आपको चाहेगा कि हम तीनों में हो जाएंगे सफल, तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन अमेरिका ने सोचा वैसा कि नहीं, तीनों पर हमारा होना चाहिए अधिकार, बट किसी पर नहीं हुआ। लास्ट में वो कुछ हो गया, वापस चला गया, क्योंकि भाई तीन काम करेंगे तो कहाँ से हो पाएगा, मुश्किल है कि नहीं है। तो ये वाला इसमें बात रहा। आप आगे आइए, नेक्स्ट में कहता है, देखिए ये जाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हिंद चीन का अर्थ, हिंद चीन का अर्थ क्या है। कहता है एशिया के हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। किसके अंतर्गत में, हिंद चीन। हिंद जो है ना, हिंद चीन से एक एशिया में ही आता है ये वाला भी। किस में आता है, एशिया के ही एरिया में आता है ये वाला। ठीक है, जो कि कितना मतलब फैला है ये हिंद चीन जो है, कितना मतलब एरिया में फैला है, तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 लाख, याद रखेंगे बाबू, 3 लाख, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर वर्ग में बहुत फर्क है, मतलब 3 लाख वर्ग किलोमीटर या 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लाख को बोलते हैं मिलियन, लाख को क्या बोलते हैं, मिलियन। तो इतना में क्या फैला है,
हिंद चीन जो देश है वो फैला है हिंद चीन वाला। इसके अंतर्गत में कितने देश आते हैं? 3 देश, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था। और यहां पर ही है वियतनाम है, लाहौस है, फिर क्या है, कंबोडिया है। कहता है इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है। किसकी उत्तरी सीमा की बात कर रहे हैं? हाँ, उत्तरी सीमा। देख रहे हैं चाइना कहाँ है? देखिए बताते हैं। ये देखिए इंडिया है, देख रहे हैं इंडिया को? देखते चलिए, ये इंडिया है। देखिए बताएंगे कहां पे है। ये देखिए, ये देखिए मेरा देश है। ये क्या है? ये जो है से भारत है। ये क्या है? तो भाई चीन जो है से यहाँ पे है। चीन कहाँ है? चीन यहीं पे है ना। और फिर क्या कह रहा है? म्यांमार जो है से यहाँ है। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार। देखिए तो भाई क्या क्या रहा है? इनकी उत्तरी सीमा, मतलब किनकी? हिंद चीन की उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है। तो दक्षिणी में चीन सागर है, दक्षिणी में क्या है, और पश्चिमी में क्या है? तो बताइए तो कि यहां से हिंद चीन किने हैं? दिमाग लगाइए आप लोग अपने से। इधर है, मतलब बहुत इधर दम होगा तो यहाँ पर ही होगा। जब यहाँ पर ही होगा तबे तो कह रहा है, कुछ ही कह रहा है चीन किने है करे। कहा ने किया जी? चीन है दक्षिण में, और पश्चिम में कुछ ही कह रहा है म्यांमार। तो इसके तहत दिमाग लगा सकते हैं कि चीन किने है। बस समझ में आ रहा है? किधर है? जो भी है आप लोग का समझ में, इतना से भी कम से कम कॉमन सेंस दिमाग लगा कर समझ सकते हैं। मैंने इतना बताया कि चाइना यहाँ है, म्यांमार यहाँ है। तो यहाँ पर सरल लिख दिया है कि हिंद चीन से अगर देखा जाए तो ये दक्षिण में चाइना है। हिंद चीन से हम देखा जाए दक्षिण में चाइना है, लेकिन अगर देखा जाए पश्चिम में क्या है तो म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। तो यहाँ से भी आप दिमाग लगा के समझ सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखिए, अगर जब भी ऐसा आ जाए तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, उसको एग्जाम में नहीं लिखाएगा तो भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट आपसे एग्जाम में वही लिखाएगा जो हम आपको जितना समझाते हैं, जितना बोलते हैं ना, आपसे एग्जाम में वही लिखाएगा। इसलिए सुनने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। ये हिस्ट्री है, इसको नाम है हिस्ट्री, एक कहानी जैसा होता है ये। तो कहानी को कुछ ही करना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। सुनिएगा आप जो ही लिखिएगा। ऐसा कभी दे कि आप लोगों ने सेट से बहुत पढ़िएगा, कुछ कुछ विद्यार्थी सेट से देख देख के लिखेगा। तो आप सेट में देख देख के लिखेगा ना, आप चाहेंगे कि हम ऐसा ही बिहार बोर्ड में लिख देंगे, आपको हम 100% कहते हैं कि वैसा आपको नहीं लिखागा बिहार बोर्ड में। आप चाहेंगे कि घर बैठे से हम पढ़ लेंगे ना। अब मानिए आ गया, मानिए वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, सोचेंगे कि ऐसा हम घर बैठे पढ़ लेंगे, वैसा नहीं आपसे होगा। हाँ, कोई खास डेट वाला है वो आपसे लिखा जाएगा, जो डेट वाला है वो क्या होगा ना, लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई कुछ लैंग्वेज वाला होता है, भाषा वाला, तो वो तो भाई अपने से करना आपको पड़ेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या हम बताएं, इसमें मोटा मोटी बात को रखेंगे। सारा को नहीं, रट्टा मत मारिए कि एकदम जे सर बता रहे हैं शुरू से यहाँ तक जानना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से घट्टा होगा आपको। समझने की बात है। समझने की बात क्या है, यहाँ पर इतना बात को रखेंगे। सबसे पहला बात कि हिंद चीन कितना देश में बटा है, तो 3 देश में बटा है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया बटा है। अब हिंद चीन जो एरिया है से एशिया के अंतर्गत में आता है। अब हिंद जो एरिया से कितना है फैला है, तो 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वर्ग किलो, इतना फैला है। अब बात यह भी आती है कि हिंद चीन के दक्षिणी, अगर हिंद जैसा कर देखा दक्षिणी में एरिया में, तो कौन देश आता है, तो चीन सागर, मतलब चाइना है दक्षिणी में। लेकिन अगर बात करें पश्चिमी में तो क्या है, तो म्यांमार है। तो इतना बात को आपको मोटा मोटी याद ही रखना पड़ेगा। अब वाक्य को कोई घोर कर डाल नहीं देगा। और कोनो भारी बात नहीं है। क्या क्या बोले हम इसमें,
हेन चीन एशिया के अंतर्गत में आता है, जबकि भारत भी किसके अंतर्गत में आता है? एशिया के। हम लोग पूरा एशिया के रहने वाले हैं। एशिया के रहने वाले चाहे एशिया में रहने वाले हैं। एशिया में कहने का मतलब यहाँ दो अर्थ निकाल रहा है, एक ठंडा वाला एशिया, अब एक देश वाला एशिया। अब आप कौन एशिया समझ रहे हैं डिपेंड आप पे कर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब हम पढ़ा रहे हैं इतिहास तो आपको कौन एशिया समझ में आ रहा होगा, देश वाला एशिया। ये नहीं कि जो लग रहा है एशिया, वो अलग एशिया है। तो हम लोग एशिया में रहते ही हैं। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? एशिया में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। तो हिंद चीन जो है एशिया के अंतर्गत में ही तो आता है, जो कि कितना फैला है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके अंतर्गत कितना देश आता है? तो 3 देश। जबकि चाइना जो है हिंद चीन से किने है तो दक्षिण में, म्यांमार किने है तो पश्चिम में। क्या कोई दिक्कत? इतना आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। ये क्या कहता है? हुआ हुआ आंदोलन, सॉरी हुआ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ हुआ आंदोलन कहता है हुआ हुआ वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। बौद्ध धर्मावलंबियों मतलब समझ में आ रहा है? बौद्ध धर्म के लोग। कौन धर्म के लोग? बौद्ध धर्म के लोग। कहता है कि धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। याद रखेंगे बाबू कि हुआ हुआ आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था। कहता है इसमें इसके नेता हुइना फुसो था। हुआ हुआ आंदोलन जो था, नेता उसमें कौन था? तो नेता की अगर बात किया जाए, नेता की मतलब मेन से कौन था? हुइना हुइना फुसो। ये नाम है किसी को बच्चों, ये नाम है किसी को, ठीक है? हुइना फुसो ये नेता था किसका? हुआ हुआ आंदोलन के। किसका था नेता? ये हुआ 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 आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1900। इसका नेता कौन था? हुइना हुइना फुसो। कहता है इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। अंजाम मतलब क्या पता है ना? चाहिए कोई अंजाम भी लगाता है। अंजाम मतलब कभी सुनो, अंजाम मतलब क्या? अंजाम देते थे, युद्ध करते थे। अच्छा देखिए, इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को बात कर रहा है। मतलब कैसी घटना हो गई? उग्रवादी घटना समझ में आ रहा है? बहुत खतरनाक घटना होता है उग्रवादी वाला। बहुत बड़का युद्ध होता है वगैरह में, छोटी मोटी की बात नहीं है यहाँ पे। उग्रवादी घटना की बात कर रहा है। तो उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। अंजाम मतलब क्या? उग्रवादी घटना मतलब छोटा मोटा घटना की बात नहीं है। अंजाम देते थे मतलब बड़का बड़का घटना, बड़ा बड़ा युद्ध की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है? कहता है जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। आत्मदाह तक, आत्मदाह तक शामिल होता था। जिसमें आत्मदाह तक कहां तक बात कर रहा है? आत्मदाह तक शामिल होता था। कोची ई वाला आंदोलन इतना भारी आंदोलन चलावल गया था। कौन आंदोलन बात कर रहे हैं? हुआ हुआ आंदोलन। हुआ हुआ आंदोलन कब चलावल गया था? 1940 में। किसके द्वारा, क्यों चलावल गया था? तो वियतनाम को एकीकरण करना चाह रहा था। किसको? वियतनाम को। वियतनाम के एकीकरण, एकीकरण का मतलब क्या होता है? इसका भी जानेंगे। एकीकरण, एकीकरण के मतलब क्या होता है?
एकत्रित करना मतलब इकट्ठा करना कह सकते हैं। क्या करना? इकट्ठा करना, या तो इसको बोलते हैं एकत्रित करना। एकत्रित, इसका मतलब जानेंगे एकीकरण के मतलब क्या होता है। तो हर कोई चाहता है कि हाँ अपना चीज को क्या करें, एकत्र करें, है ना। इसमें आपको लेकिन इतना को याद रखेंगे मोटा मोटी। देखिए इसमें आपको ये वाला आएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव लाइक भी है जरूर। हाँ यहाँ से भी आपको आएगा। हाँ जी, यहाँ से कि हुआ आंदोलन किस क्रांतिकारी का आंदोलन था? तो किसका? इसका मेन ये वाला होगा, धार्मिक धरलामियो, ये इसका आंसर में वाला आता है, धार्मिक क्रांतिकारी, है ना। इसका कैसे बनेगा फिर से इसका ऑब्जेक्टिव? अच्छा, हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था, तो क्या बोलेंगे? धार्मिक। धार्मिक, और वो कौन धार्मिक? बौद्ध धार्मिक की बात कर रहा है। बौद्ध धार्मिक से नेपाल में लोग सभी बौद्ध धार्मिक के लोग हैं, बिहार में लोग बौद्ध धार्मिक के लोग हैं। बुद्ध भगवान की बात कर रहा है। बुद्ध भगवान कौन धर्म के है? बौद्ध धर्म के ना है वो। चलिए इसमें आपको ये वाला रहा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ? इसमें कहता है वियतनाम में ईसाई मिशन रियो के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 ईस्वी, ईसायत कुछ लिखा हुआ, ईसायत की, ईसाई मतलब वो ईस्वी की बात कर रहा है यार, विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ। अब यह आंदोलन स्कॉलर्स रिवोल्ट अथवा विद्वानों के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कौन आंदोलन की बात कर रहा है? स्कॉलर्स रिवोल्ट जो चलाया गया आंदोलन, कैसा आंदोलन था वो? विद्वानों के अब विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा था वो आंदोलन। इस आंदोलन को राज दरबार के, किसकी बात कर? राज दरबार की। क्या बात कर रहा है? राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया। देखिए इस आंदोलन चलाया बट किसने? तो राज दरबार के अधिकारियों के, राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया। अब एक कैथोलिक मतलब कौन धर्म की बात कर रहा है? ईसाई धर्म। धर्म कितने होते हैं? 4, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन यहां बात कर रहा है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के प्रचार और वियतनाम पर फ्रांसीसी आधिपत्य के विरोधी थे। आधिपत्य के क्या थे वो? किसका विरोधी? हाँ फ्रांसीसी। कहता इस आंदोलन का जोर सबसे अधिक न्यूगियन और हाथियन प्रांतों में था, जहां हजारों ईसाइयों को, देखिए ये वाला एक देश है, पता है, ये भी एक देश है, जगह के नाम, ये एक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया? 1000 लोगों को मार दिया गया। अब वो कि कौन धर्म के लोग मारा गया? ईसाई धर्म के लोग। कौन धर्म को मारा गया था? ईसाई धर्म को लोगों को मारा गया था। कितने लोगों को मारा गया था उसमें? 1000 लोगों को मारा गया था, ठीक है। ये वाला आपको इसमें ये वाला रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है जिनेवा समझौता कब और, शायद ये वाला क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन में आया था, अभी बताएंगे आपको हम समझौता वाला, ठीक है। 2024 में एक सवाल आया था कि पूना समझौता कब और किसके बीच। कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, कुछ लड़की ने बनाया था, कुछ विद्यार्थियों ने तो छोड़ा वही जिसको नहीं पता था, जिसको पता था वो अपना बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयास करेंगे, आपको बताएंगे बहुत ध्यान से, ठीक है, सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है जिनेवा समझौता। तो सबसे पहले क्या हुआ? तो 1954 में हुआ। जिनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। फ्रांस और बात समझ में आ रहा है? कहता है इसके बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था।
आपको इतना पहले जानिए, उस तो हस्तक्षेप में समझ में आता है। अधिकार करना चाहता था, ये तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अधिकार करना चाहता था। देखो भाई, अधिकार करने के लिए किसी को लूटपाट करने पता है, कोई जगह खोता है जगह कि कब लड़ेगा तो हम उसे लूट लेंगे। जिसको वो अधिकार अगर करना है, चाहे तो वो भाई बड़ा आंदोलन हो, चाहे तो वो नेता का हो, चाहे जो कभी हो, कोई कोई मौका चाहता। अगर माने कि वो प्रयास किया कर, यार प्रयास किए थे कि यहाँ पे मेरा भी अधिकार मिलना चाहिए, बट उससे नहीं हो पाया, तो फिर मौका चाहता है वो, कह रहे अबरी से जब को लड़ेगा ना तो वहां पे अबरी अधिकार कर लेना है। क्यों? क्यों क्यों ना से वो भी लड़ जाएगा, वही पार्टी है ना से हम भी, तो इसको बीच में क्या कर देंगे, कमजोर। और कमजोर करके, सता करके, डरा करके, धमका करके क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो लोग ऐसा चाहता है, तो वैसे अमीर का नहीं हुआ। बट यहाँ लड़ाई की बात नहीं हो रहा था, यहाँ कुछ हो रहा है, समझौता की बात है। यहाँ बात क्या है, समझौता की। फिर भी वो चाह रहा है, रे यार खुश नहीं है, क्योंकि उसको जो चाह रहा था हुआ नहीं अमेरिका को। वो चाह रहा था कि जी पर क्या हुए, मेरा अधिकार हो, लेकिन उसको हुआ, वापस चला गया आंदोलन वाला, हुआ ही नहीं। फिर भी देखो, चला समझ यहाँ हो रहा है समझौता, फिर भी वहां पर देखो क्या बात बोल रहा है। और यहाँ देखो क्या कारण, देखो इसका अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण यहाँ पर ही बन रहा है। मतलब कि ना जाने लोगों को कब दबा देगा, इसलिए अपने आप को क्या रखें, मजबूत। और चाहे तो कोई लोग हो, चाहे तो कोई देश हो, अपने आप में क्या होना चाहिए, मजबूत। जब तक आप अपने आप पे ना रहेंगे मजबूत, तब आपको कोई भी सता देगा इस जमाना के अनुसार। बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना जानिए कब हुआ था ये वाला, 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच। यहाँ पे आप आते रहता है क्वेश्चन में। एक होता है लखनऊ समझौता, क्या होता है, लखनऊ लखनऊ समझौता कब और किसके बीच हुआ, आता है ये वाला, कब और किसके बीच हुआ। तो याद रखना ये वाला, लखनऊ हुआ 1916 ईस्वी में। और किसकी किसके बीच हुआ, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। हाँ, तेरा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जहां डाउट हुआ तो फिर सोच लेना क्या होगा। हाँ जी, क्या महात्मा गांधी और पे तो हुआ था, पूना वाला हुआ था ना वो। इसमें जानेंगे हिंदू और हिंदू और मुस्लिम के बीच कौन सी बात कर रहा, समझौता की बात कर रहा। लखनऊ, लखनऊ मतलब लखनऊ की बात कर रहा है। लखनऊ मतलब और जनेवा भी एक जगह ही है बाबू, जनेवा भी क्या है, एक जगह ही है वो, ठीक है। यहाँ पे आपको वैसे भी आता है लखनऊ से तक कब और किसके बीच, तो बोलेंगे 1916 में। और हिंदू और मुस्लिम के बीच, हिंदू और कहाँ, तो भाई लखनऊ 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 लखनऊ। एक और यहाँ से आता है, वो आता है पूना, पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ। इसका जवाब जो होता है, वो इसका जवाब है 1932 ईस्वी में। और ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। मैंने यहाँ भीम लिखा, बट बोला तो पुराना, तो भीम मतलब कि उसके बचपन के नाम भीम था, किसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो गांधी जी और भीम के बीच कौन सी समझौता हुआ था,
पूना, पूना, पूना एक जगह है, मुंबई में पड़ता है। ऐसा भी आता है, पूना कर देते हैं, वो भी सही, पूना समझौता। पूना ये भी एक जगह है। कब हुआ था? 1932 में। फिर से एक बार इसको जान लीजिए। बात की जिनेवा उसने होता कवर केस की भी, तो 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और, आप बात आती है लखनऊ, ये हुआ था 1916 में। 1916 में हिंदू और मुस्लिम के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच बात आती है पूना समझौता। ये हुआ था कब? 1932 में। 1900, गांधी और भीम के बीच, गांधी और भीम के बीच, ठीक है। इतना याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पाथेट लाओ की स्थापना क्यों किया गया था? ये देखिए क्वेश्चन कैसा है। कहता है कि पाथेट लाओ एक सैन्य संगठन था। क्या था? सैन्य संगठन था। अब इसकी स्थापना का कारण यह था कि इसकी सहायता से लाहौस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। कौन? कौन? इसकी सहायता से मतलब किसके साथ बात कर रहा है? हाँ, किसकी स्थापना की बात कर रहा है? हाँ, इसकी पाथेट लाओ की स्थापना की सहायता से। कोई कोई मौका नहीं चाहता है, बोले ना, कोई कोई चाहता है ना एक करी वाला होगा ना स्थापना, तभी वाला हम करेंगे तो हमको ठीक मौका मिलेगा। तो इस तरीके से वही वाला, और क्या इसमें पढ़ना, इतिहास में रहता ही क्या है। और ये तो यहाँ बात कह रहा है। तो कोई कोई सोचता भी है कि नहीं, जब से ये वाला होगा स्थापना, जब से ये वाला खोलेगा, जब से चालू होगा, तब से हम ये वाला ऐसे करेंगे, है ना। तो आपको ये वाला ऐसे कि मतलब आपको जब होगा तब को समझ में आएगा। वैसा ही है यहाँ पर भी। तो अब स्थापना की सहायता से लाहौस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, जिसकी स्थापना सुफून बोग ने की थी। इसके देखिए नाम है सुफून। ये वाला बात को याद रखेंगे कि लाहौस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। कौन? कौन करना चाह रहा था? तो सुफून। सबको अपना अपना अधिकार करना चाह रहा था, सबको अपना अपना साम्यवादी व्यवस्था ही करना चाह रहा था स्थापित। इसमें बहुत लंबा, अब आगे देखो पढ़ते हैं। इसमें पूरा बात को लेकर नहीं लिखा है। इसमें देखिए एक तारफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तारफा वाला बात कर रहा है। वियतनामी मजदूरों से बगानों में, वियतनामी मजदूर से बगानों में एक तारफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत, एक तारफा अनुबंध की बात कर रहा। एक तारफा अनुबंध, एक तारफा अनुबंध के व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। कहाँ? वियतनाम की बात कर रहा है बाबू। इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरारनामा, यहां पे कुछ क्या है, एकरार नामा के अंतर्गत जो बागान मालिकों और मजदूरों के बीच होता था, काम करना पड़ता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार, समझ में आ रही है बातें? देखिए वियतनाम में जो मजदूर से जो काम जो करवाया जा रहा था, उसमें मजदूर को अधिकार दिया नहीं जा रहा था। आई देखना, जीवन में एक बात सीखना यहां से, अपना जीवन में तुम किसी को भी रखना अपना अंडर में, बट काम से प्यार, काम से प्यार रखना, अधिकार से नहीं। अब उतना भी प्यार नहीं, काम से काम कीजिए और यहां से निकलिए। क्योंकि देखो, मैं अभी उम्र बहुत कम हुआ है, बट मैंने भी देखा है, देख रहा है और देखकर सीख रहा हूं और सीखेंगे भी। होता क्या है ना, कभी कभी लाइफ में सिक्की आई वाला हाल है कि जब को आता है तो पहले कहता है क्या, बैठने दीजिए, उसके बाद कहता है सोने दीजिए, यही ना है। उसके बाद कहता था काश के पैर को फैलाने दीजिए, उसके बाद कहेगा आप अधिकार दीजिए। इसे वाला हाल है। इसीलिए
किसी भी इंसान को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है और सब कुछ सौंपने की बात भी नहीं है। सब कुछ सौंपने के बाद जिसको सौंपते हैं इसका सोच होता है कि नहीं मेरा भी अधिकार मिलना, फिर वो अधिकार खोता है। इसलिए इस बात को याद रखना कभी जीवन में, ठीक है। वैसी है यहाँ पे, देखो एकदम वैसा ही यहाँ पे है ने। कोई मजदूर को कोई अधिकार, मजदूर है तो अपना काम करेगा, मजदूरी मजदूर नहीं है जी, उसको अधिकार क्या, कोई अधिकार नहीं, मजदूर है। कहता है जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त होते थे और वो मालिक न है, सब कुछ तो ओकरे है। मजदूर और मालिक में बहुत फर्क है। मजदूर काम करता है, मालिक काम को करवाता है। यही तो फर्क है मजदूर और मालिक में। तो मालिक तो अधिकार उसका है ही ना, देसी बात कर रहा है। माइली गांव के नाम सुने होंगे आप लोग, कहाँ है ये वाला? दक्षिणी वियतनाम में पड़ता है माइली गांव। यहाँ पे सबसे बुरी हाल किया गया था, बहुत खराब यहाँ पे हाल किया गया है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हाल किया गया है, सुन के आपका दिमाग उड़ जाएगा। देखिए आते हैं हम लोग पॉइंट की ओर। माइली गांव, माइली दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। ये गांव कहाँ के है? दक्षिणी वियतनाम में पड़ता है ये वाला गांव। कौन गांव? माइली गांव वियतनाम में पड़ता है, दक्षिणी वियतनाम में। जहां के लोगों का वियतकांग समर्थक मानकर, मतलब अपना समझकर, अमेरिकी सेना ने, कहाँ सेना की बात कर रहा है? अमेरिका के सेना ने, सैनिकों ने पूरे गांव को घेर कर पुरुष को मार डाला था। किसको? कभी कभी आपको पता है जीवन में जान कोई और नहीं मारता है, अपना ही आदमी मारता है। आपको बुला कर क्यों मरवा देगा? आपको क्या लगता है ये जमाना है वही, बट लोग बदले हैं, जमाना नहीं बदला है। जमाना कब बदलेगा हम कहेंगे जब मौसम, जैसे कि सब दिन गर्मी है या सूरज पूरब से उग रहा था पश्चिम उगने लगा, तो जमाना बदलेगा। जमाना वही है, मौसम भी वही है, लोग का माइंड बदल गया है, दिमाग बदल गया है। और लोग भी वही है, बट लोगों का सोच दिमाग बदल गया है। बाकी नहीं कि लोग का पैर ऊपर से नीचे चल गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, ये इसको बोलते हैं बदलाव। पर इंसान का सोच में बदलाव हो गया है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या किया वहां के लोगों ने कि समर्थक बना करके, मान करके, नहीं चलो तुम मेरा साथ में रहो, तुम मेरा अपना हो। और इतना समझ करके अमेरिका के सैनिक के द्वारा कुछ किया, माइली गांव को पूरा घेर लिया और घेर करके वहां के पूरा पुरुषों को क्या किया? मार डाला। कहाँ के सैनिक की बात? मार डाला, अमेरिका के सैनिक। देखो कितना बुरी हाल किया है। और औरतों और बच्चियों को बांधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। वहां के औरतों को और बच्चियों को बांध दिया गया था, कुछ कर दिया गया था। बांधक मतलब कुछ होता है, अपना कब्जा, मतलब वही, मतलब बांध दिया, मतलब वहां रस्सी से मतलब बांध दिया गया था। हाँ, मतलब अपना कब्जा मतलब वो बांध लिया। अब उसको जैसे कहेगा वो उसे सुनेगा, ये मतलब बांध लिया बच्चों, ये नहीं कि रस्सी से बांध दिया उसको। ये वाला कब्जा मतलब उसको अपना अधिकार में कर लिया। कहता है फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। देखो लोगों को भी मार दिया, पुरुषों को मार कर डाल दिया, औरतों को अपना अंडर में कर लिया और पूरा गांव में लोग वहां कुछ किया, आग लगा दिया पूरा गांव में। अमेरिका के सैनिकों ने इतना हाल किया, कितना बुरी हाल किया था। और अमेरिकी सेना की इस बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई। अमेरिकी सेना की इस बर्बाद, मतलब कि जो भी बर्बाद किया अमेरिका की सेना ने, से पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया कि नहीं, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था माइली गांव, जहां पे अमेरिका के सैनिक ने पूरे गांव में आग भी लगा दिया और पूरा पुरुषों को मार भी डाल दिया और बच्चा बच्ची को, औरतों को अपना अधिकार में रख लिया। इन क्या तो आपको पता है कि इतना जब हुआ तो भाई पूरा विश्व में क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। तब आज इसको पूरा विश्व में जाना है माइली गांव। कितना छोटा गांव है, माइली गांव की बात कर रहा, इसलिए इतना कुछ जानेंगे हम अपनी भाषा में।
बायोदाई कौन था? बायोदाई बायोदाई फ्रांस एवं अमेरिका के समर्थक से दक्षिणी वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था। कहाँ का बना था? अन्नाम का शासक। किसके समर्थक से? याद रखना जीवन में यह भी कि जब कोई इंसान अपना जीवन में कुछ बनता है, अपने से नहीं बनता है, अपने से नहीं बनता। इस बात को, चाहे तो कोई विद्यार्थी हो, चाहे तो कोई नेता हो, चाहे तो कोई भी हो, जब भी कोई बनता है तो समर्थक साथ देना बहुत जरूरी है ना? अब माने जब कोई देश ही विकास कर रहा है तो विकास कब कर रहा है? जब उसको कोई साथ दे रहा है तो विकास कर रहा है। तो इसलिए जीवन में जब भी कोई आगे बढ़ता है तो अकेलापन कोई नहीं आगे बढ़ता है। अपना दम पर, कौन कहता है कि अपना दम पर हम किए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बोल रहा है तो वो गलती बोल रहा है। कहीं न कहीं आपको कोई साथ दिया होगा, कोई समर्थक में होगा, कोई समर्थक किया होगा, तब तो आप इतना आगे निकले हैं। नेता, कोई भी नेता कहेगा कि नहीं हम बिना जनता के सपोर्ट से नेता बन जाएंगे, तो ये 100% बात क्या रहेगा? गलत रहेगा, मानेंगे ही नहीं हम। कोई नेता कहीं बन सकता है बिना समर्थक के? बताइए तो। बिना पब्लिक के सपोर्ट से नेता, फिर नेता कैसे कहलाएगा वो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कि जीवन में साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग भी हमारे साथ देने का प्रयास करें, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है? कहता है क्या? लेकिन वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा फैलिए गया, कहाँ नाना नहीं है। राष्ट्रवादी बढ़ते विरोध के कारण उसका टिकना कठिन साबित हुआ। अब भाई ज़्यादा कोई कुछ करेगा तो टिकना तो मुश्किल होगा ही ना। समझ में आ रहा है? ज़्यादा कोई हुर रहा है तो फिर वहाँ से भागना भी जरूरी है। क्या जरूरी है ज़्यादा हमको वहाँ से करना? मेन मकसद है जीवन को बचाना, मार डालना मकसद नहीं है। जीवन को बचाओ, चाहे तुम कहीं भी फंस जाओ, बचाना जरूरी है। अगर जहाँ पे अगर 2 लाख जा रहा है तो ये नहीं कि जीवन देंगे 2 लाख कमाएंगे, ये अच्छा काम हुआ? जीवन रहेगा 2 लाख कौन पूछता? 2 करोड़ भी कमा लेंगे, लेकिन कब? जीवन रहेगा तब। लेकिन कितने लोग गम में भी गुम हो जाते हैं, गम में गुम। अच्छा लगता है तो हो जाता है ऐसा। इसलिए 25 अगस्त 1945 को बायोदाई ने अपना पद त्याग दिया। बायोदाई ने क्या किया? आता है वो एग्जाम में कि बायोदाई ने अपना पद कब त्यागा था? तो 25 अगस्त 1945 को अपना पद को छोड़ दिया। कौन? बायोदाई ने। ठीक है, इतना को जानिए। शायद इसमें अब ये वाला है, अब आगे भी चलेंगे। 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया? कौन सम्मेलन की बात कर रहा है? आइए, क्या होता है? कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के साथ ही चीनी, मतलब चीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो चीन हस्तक्षेप भी शुरू हुआ। अमेरिका के साथ में क्या शुरू हुआ? मतलब चीन के भी सोचा कि चलो भाई हम भी अधिकार कर लेते हैं। अरे बोले ना, इस जमाना में कमजोर आदमी को मत कहो, हर कोई पड़ जाता है उसके ऊपर। अगर जहां देख इसका कमी है तो बस देखे होंगे कभी आप लोग, कहीं पढ़ाए होंगे बायोलॉजी में, बैक्टीरिया बहुत मानी कहाँ लग जाता है? जहाँ कोई खराब पदार्थ हो, जैसे जहाँ सड़ गल गया। तो वैसी दुनिया जब जब समाज से हो ना बदलाव, मतलब समाज से बदलाव होना मतलब खराब है आप। समाज से बदलाव होना मतलब खराब, मतलब गलत हो गए हैं अब आप, है ना? लोग आपको गलत साबित भी कर देंगे, और जैसे को कोई गलत साबित करेगा बस फिर कोई लुटना ऊपर से स्टार्ट कर देगा। ये वाला हाल होता है। इसमें विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ। विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ, और अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की। कौन घोषणा कौन किया? बहुत तेज है अमेरिका, बहुत तेज है, अभी भी वो इसने तेज है।
और नाम है अमीर का बाबू, बहुत विकसित देश है अमीर का। लेकिन दक्षिणी वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को भी तैयार नहीं था। जब तुम लागत, जैसे कि अब जब तुम सेना लाएगा तो हम हटाने को तैयार हो जाएंगे क्या? हम भी ना हटाएंगे। झुकना नहीं चाह रहा है कोई देश। देखो यहाँ पर ये क्या हाल है। अब ऐसा होना भी, अब ये नहीं कि हमको पास भी सेना है तो वो भी सेना ला रहा है हमारे पास, तो इन्हें कि डर जाएंगे। डरना ही नहीं है। अरे डरेंगे यही तो जीवन में है, आना है, किसी चीज से आना है, लड़ना है, मरना भी नहीं है और डरना भी नहीं है। क्या करना है? अड़े रहना है, अड़े रहना है एकदम टाइट। अड़े रहने से पता क्या होता है, लोग डर जाते हैं। अब अगर कोई आपको भगा रहा है, मतलब आपको दौड़ा रहा है, आप भी दौड़ रहे हैं, तो मतलब कहीं कहीं डर रहे हैं। अब अगर आप रुक जाएंगे ना तो वो देखो, तो आपको रगड़ रहा था जो आपको दौड़ा रहा था, देखो घूम जाएगा पीछे की ओर। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई आपको भगा रहा है, दौड़ा रहा, आप दौड़ रहे हैं ना, तो आपको पता है कमजोर समझ गया और आप भी उसको से डर रहे हैं कि बहुत पहलवान है। लेकिन अगर जहाँ टाइट करके हो गए ना, जो आपको दौड़ा रहा था उसको पीछे घूम जाएगा, कहेगा अरे बाप रे बाप, नहीं जाएंगे। तो सब चीज करने के लिए हिम्मत चाहिए ना, पावर, पावर चाहिए। डरिए नहीं, डरिएगा तो फिर आपको लोग डरा देंगे। डरिए नहीं, सीखिए। इतिहास में तो यही है ना यार, आंदोलन में देखिए, कोई देश हार गया तो क्यों हार गया, कोई जीत गया तो क्यों जीत गया। और भला किसको नहीं जीता, लेकिन आंदोलन, अंतिम आंदोलन तो लड़ते रहा, अंतिम आंदोलन तो लड़ते रहा, फिर भी नहीं जीता, वो हार गया। तो क्यों? उसके पास पावर था। लेकिन कोई को लड़ने से पहले हार मान लेता, हाँ पापा हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, बहुत हमको बस की बात नहीं है। तो डरना ठीक बात नहीं, डरिए नहीं, पावर रखिए, ठीक है, लड़ने का। बट कहाँ लड़ना है? आईने के हमें से लड़ जाना है, तो जगह के अनुसार काम करना है। बहुत जीवन में ऐसे होता है कि जिसने जो सिखाया उसी को रेल दिया, ऐसा होता है अधिकांश। तो समझ में आया, दक्षिण वियतनाम में भी क्या किया, अपना सेना को नहीं हटाया। अमेरिका ने बुलाया लेकिन कंबोडिया ने नहीं हटाया। कौची को? सेना को। कहता है इससे गंभीर स्थितियां बन गई। इससे स्थिति क्या हुआ? गंभीर बन गया, एकदम गंभीर बन गया। इसी समस्या के समाधान के लिए मई 1970 में जकार्ता सम्मेलन, 11 एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया। 11 मतलब एशिया में, पता है ये जो हुआ सम्मेलन, इसमें एशिया की 11 देश से बुलाया गया लोगों को। कितना देश से बुलाया गया? अब वो कि कहाँ के, मतलब कि देश, एशिया के देश, एशिया के कितना देश से लोगों को बुलाया गया था? एशिया के कितना देश से बुलाया गया था? 11 देश। किस चीज में? जकार्ता सम्मेलन में। जकार्ता, सोचिए, एक तरीका से विश्व आंदोलन। क्या एक तरीका से विश्व है या नहीं है? जैसे में कौन आंदोलन? G20 में, हाँ हाँ हाँ, पटना में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। हाँ देखिए, G20 एक कुछ हुआ था, इसमें भी G20 भी क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। उसमें पता है कितना देश आया था? कितना देश के लोग आए थे? 20 देश के लोग आए थे। उसको नाम है G20। G20 मतलब इस सम्मेलन में कितना देश भाग लिए था? 20 देश। जबकि 2-4 महीना तो हो ही रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी G20 सम्मेलन में तो आए ही थे, जिसमें शायद पूरी लोगों को लिट्टी और चोखा खिलाने का काम किए थे। लिट्टी और चोखा खिलाए थे ना उसमें। सोचिए, देखिए हमारे प्रधानमंत्री वो कितना अच्छा इंसान है, कितना बड़ा बड़ा देश को लगाए थे, समझ रहे हैं? क्या देश की है लोग, और उसको क्या खिलाया गया? सबसे सस्ता चीज लिट्टी। और वहां पर ही बोले थे प्रधानमंत्री कि लिट्टी या चोखा बिहार का फेमस चीज है। फेमस करके फेमस चीज खिला दिया लोगों का। क्या पता है क्या लोगों का मेन मकसद क्या है? पेट को
लेकिन हमारे मोदी जी कम नहीं है कंजूसी वाला आदमी। पैसा को बचाने की वजह से ही नहीं ऐसा किया। लोग तो ये सर्च मारेंगे, लोग को तो माइंड में सर्च ही चलेगा। अब हम लोग देखो, हम लोग के जब घर में कोई आता है अदरवाइज फैमिली लोग, तो हम लोग उसको क्या देते हैं? नाश्ता, मुर्गा काटते हैं, खस्सी काटते हैं। नहीं, परिवार लोग आ रहे हैं, महंगा महंगा चीज खिलाइए। तो सीखिए, यहाँ से भी सीखिए। हमारे प्रधानमंत्री कैसा माइंड वाले इंसान है से, उतना बड़ा बड़ा लोगों को कितना साधारण चीज में लपेट देने का काम किए हैं। लेकिन एक हम लोग हैं तो जरूरी ये नहीं है उसको नियम भी होते हैं परिवार के, कोई बात नहीं है, जो खाएंगे उसको खिलाएंगे। लेकिन हम लोग वैसे भी नहीं करते हैं। हम लोग खुद से खा लेंगे नमक रोटी, लेकिन फैमिली लोग जो आएगा उसको खिलाएंगे खस्सी, मांस, मुर्गा, मछली, बढ़िया सब्जी एकदम होना चाहिए, चिकन चाकन। ऐसा लोग करते हैं। अपने खा लेंगे सूखल रोटी, बट उसको सलाद दे करके और देंगे और खिलाएंगे। अदरवाइज मतलब फैमिली को ऐसा होता है कि नहीं होता है घर में? तो सोच ऐसा है, बट ऐसा जरूरी कहीं लिखा हो नहीं कैसा होनी चाहिए, नहीं। जहां तक बनता है वहां तक कीजिए, है ना। तो इस सम्मेलन में कितना लोग भाग लिए थे? क्या देश के लोग? 11 देश का। G20 में 20 देश। समझ में आ रही है ये बातें? चलो, बहुत अच्छा बात है। ये वाला हो गया ना? ए आइए आइए। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। लाओस और कंबोडिया पर क्या भारतीय प्रभाव पड़ा था? कहता है लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। मतलब पहले से भी प्रभाव था। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों प्रसार हुआ है। हिंदू धर्मी और बौद्ध धर्मी। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज के शासक भारतीय मूल के थे। देखिए, कंबोज के शासक, कंबोज राज के शासक थे, बट कहाँ के? भारतीय मूल के ही थे वो। अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। अब 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना यहां से जी, ये वाला पहले ही वाला बात कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, किसने करवाया था? बोलेंगे सूर्यवर्मन ने करवाया था। किसका निर्माण? अब यहां से ये वाला आता है सवाल कि वाला आखिर है कहां? आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, आप विश्वास कीजिए, उसने पूछा है कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ या कहाँ स्थित है। क्या होगा इसका आंसर पता है? याद रखना, इसका जो जवाब होगा वो होगा कंबोडिया। अंकोरवाट कहाँ है मंदिर? कंबोडिया में। इसका निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन ने। किसने? ये एक बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, अंकोरवाट के मंदिर में कौन सा हिंदू देवता है? कौन सा? विष्णु। ये भी आता है कि अंकोरवाट के मंदिर में कौन सा हिंदू देवता है? कौन सा हिंदू देवता? योजक्टी में आता है क्वेश्चन में। इसका आंसर पता है क्या होगा? विष्णु। क्या होगा इसका? विष्णु याद रखेंगे, विष्णु। समझिए, प्रयास करें नोट भी करने का जो मैं बोलता हूं। हम बार बार कहते हैं जो हम बोलते हैं वहां फोकस ज्यादा करें, क्योंकि बोला गया बात दिमाग में ज्यादा जाता है। जब कोई कहीं पे कुछ बोलता है, जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे मूवी वगैरह, तो मूवी में कोई बोलता है तो भाई ज्यादा दिमाग में घुसता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर किसका है? हिंदू धर्म का ही मंदिर है। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर हिंदू धर्म का मंदिर है। और 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया और इसके बाद वहां आंतरिक
अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। अव्यवस्था मतलब कोई व्यवस्था वहां पे ठीक ठाक से नहीं था। अब इसमें इतना ही रहा। बाकी आप लोग के अच्छा लगा होगा। ये आपका रहा हिंद चीन में जो चैप्टर को एनसीईआरटी से है। हाँ, हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ये आपको रहेगा भारतीय भवन के बुक में लेसन में। ठीक है, तो चलिए आप सभी को क्लास 10th को मैं कहना चाहता हूं कि तैयार अच्छे ढंग से करें, क्योंकि टाइम धीरे धीरे एग्जाम के अनुसार घट रहा है। एग्जाम के अनुसार कुछ हो रहा है, घट रहा है टाइम। आपके एग्जाम के जो टाइमिंग है बहुत नज़दीक में आ रहा है। तो जब जैसे टाइमिंग जब आ रहा है नज़दीक में, तो आप लोग मेरे पढ़ाई को पूरा नज़दीक में कीजिए। और सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि खाली साइंस पढ़ा रहे हैं हम, खाली एसएसटी पढ़ाते हैं तो खाली वही काम करना है, नहीं नहीं बच्चों, क्योंकि रिजल्ट आपको ऑल विषय से होता है, तो आपको ध्यान सभी विषय पर ध्यान देना पड़ेगा, तब तो अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बाय। पढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छा रिजल्ट कीजिए, नाम अपने रोशन कीजिए, माँ बाप का भी, अपना भी, हमको भी, क्योंकि आप लोग के पीछे मेहनत बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। ठीक है, बाय।